तो कैसे है दोस्तों, क्या बाबा रामदेव और उनके आयुर्वेदा के नाम पर बिक रही ये सभी पतंजलि प्रोडक्ट्स की एडवर्टाइजमेंट आप सभी लोगों को एक अच्छी हेल्थ देने के नाम पर मामू बना रही है। और ये कहानी कोई 2-4 महीने पहले की नहीं है, बल्कि पतंजलि के विकास के साथ ही उसके बैकडोर पर कोविड के टाइम पर लॉन्च होने वाली पतंजलि की कोरोनिल मेडिसिन से लेकर आज पतंजलि की दवाइयों की एक मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट और बाबा रामदेव की आज के एलोपैथिक को एक स्टूपिड साइंस बताने जैसे स्टेटमेंट्स तक ये पूरी कहानी फैली हुई है। इसमें कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स है, मगर आज दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे पतंजलि के केस पर केंद्र से लेकर उत्तराखंड की सरकार और इन सभी दवाइयों के लाइसेंस को प्रोवाइड करने वाली स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटीज को भी सुप्रीम कोर्ट ने आड़े हाथों लिया था। तो आज के इस एक विजुअल में इस पूरे मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट के केसेस से जुड़ी हुई उन सभी कहानियों को सुनने के बाद आप लोगों को खुद पता चलेगा कि कैसे इन लोगों ने पूरी सिस्टम के साथ मिलकर देश की जनता को बेवकूफ बनाने का काम किया है। और हाँ, हमेशा की तरह इस विजुअल में बताई गई सभी इंफॉर्मेशंस को भी मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है, तो आप सभी लोग उसको एक बारी देख जरूर लेना। लाखों लोगों की मौत एलोपैथी की दवा खाने से हुई है। तो देखिए, इस पूरी कहानी को एक प्रॉपर वे में समझने के लिए हमें यहाँ पर थोड़ा सा पीछे यानी कि साल 1995 में जाना पड़ेगा, जब बाबा रामदेव ने अपने पहले दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट की स्थापना की थी, जिसका मेन टारगेट योग और आयुर्वेद को लोगों के सामने लाना था। लोगों में एक तरीके से इस योग के बारे में अवेयरनेस और इसको पॉपुलर बनाने के लिए उस टाइम पर बाबा रामदेव ने शहर शहर जाकर छोटी छोटी शिविरों के माध्यम से लोगों को योग सिखाना शुरू किया था। और ये बात दोस्तों एकदम स्टार्टिंग के स्टेजेस की है, जब पतंजलि की शुरुआत भी नहीं हुई थी। तो अब यहाँ पर साल आता है 2002 का, और उन दिनों नेशनल टेलीविजन की कई सारी टीवी चैनल्स पर सुबह सुबह लोगों को योगा और अध्यात्म के स्पेशल एपिसोड दिखाए जाते थे, ताकि लोग टीवी में देख देख कर अपने घर पर ही योग कर सके। और यहाँ पर दोस्तों ऐसी ही एक आध्यात्मिक चैनल संस्कार ने अपने सुबह के इस स्पेशल योग के एपिसोड के लिए बाबा रामदेव को साइन कर लिया था। और ये पूरा कॉन्सेप्ट दोस्तों उस टाइम पर नया था कि एक बाबा हर दिन एक टीवी चैनल्स पर सुबह सुबह आते हैं और लोगों को योगा सिखाते हैं, जिसके चलते धीरे धीरे करके लोगों को भी इसमें इंटरेस्ट आने लगा और लोग भी अपने घरों में बैठकर टीवी चैनल पर बाबा रामदेव को देखकर योगा सीखने लगे थे, जिसके चलते ये पहला ही प्रोग्राम भैया सुपर डुपर हिट हो गया। फिर इसके अगले ही साल 2003 में भी एक आस्था चैनल ने अपने सुबह के 5 बजे वाले एक स्पेशल दिव्य योग नाम के एपिसोड्स के लिए बाबा रामदेव को साइन किया था। और दोस्तों इन सभी एपिसोड्स की खास बात ये थी कि इनमें बाबा रामदेव सिर्फ योगा सिखाते ही नहीं थे, बल्कि उस योग को करने के फायदे और आयुर्वेद के फायदे भी बताते थे। और इन्हीं सभी चीजों के चलते बाबा रामदेव ने उस टाइम पर भारत के एक बहुत बड़े नागरिक समाज को प्रभावित किया था, यानी कि अब इनके हाथों में एक बहुत बड़ा कंज्यूमर मार्केट था, एक ऐसा पूरा मार्केट जहाँ पर लोग बाबा रामदेव द्वारा बताई गई इन सभी आयुर्वेद की चीजों में अब विश्वास करने लगे थे। यानी कि उनको अब एक प्रोडक्ट ही मार्केट में इंट्रोड्यूस करना था, क्योंकि ऑलरेडी उसको खरीदने वाले बहुत सारे लोग मार्केट में मौजूद थे। और इसी के चलते बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण, जो कि आज पतंजलि के चेयरमैन है, तो इन दोनों ने मिलकर साल 2006 में पतंजलि योग पीठ ट्रस्ट की स्थापना की थी। यानी कि अभी तक ये लोग प्रोडक्ट बेस्ड मार्केट में एंटर नहीं हुए थे, पर कहीं ना कहीं दोस्तों इस पतंजलि योग पीठ ने आज के इस पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड कंपनी की नींव रख दी थी, क्योंकि इस योग पीठ ट्रस्ट ने सबसे पहले लोगों के बीच में योग और अध्यात्म के बारे में अवेयरनेस को फैलाने का काम शुरू कर दिया था। इन्होंने गरीबों का आयुर्वेद के जरिए एक मुफ्त इलाज करने की शुरुआत की। और आज के टाइम में दोस्तों ये पतंजलि योग पीठ ट्रस्ट दिल्ली हरिद्वार हाईवे पर तकरीबन 100 एकड़ जमीन में फैला हुआ है। साथ ही साथ यहाँ पर बाबा रामदेव और बालकृष्ण ये बात भली भांति जानते थे कि उन्होंने पिछले 1.5 दशक से अपने लगातार प्रयासों से एक विशाल ग्राहकों के मार्केट को तैयार कर लिया है। और इससे भी बढ़कर अब लोगों के बीच बाबा रामदेव एक ब्रांड बन चुके थे। ऊपर से इन्होंने सिर्फ आयुर्वेद की ही चीजें, जो कि आज हमारे भारत के हेल्थ सेक्टर का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, तो इस चीज का इस्तेमाल करके इन्होंने 2006 में ही पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड की शुरुआत की थी। इसके बाद 2012 आते आते इन्होंने इस पूरे ब्रांड को इंडिया के मेन स्ट्रीम रिटेल सेक्टर में एक्सपांड कर दिया था। और ये लोग इतने बड़े
अमाउंट में अलग अलग चीजें मार्केट में लेकर आए थे कि जहाँ पर जो चीजें लोगों को अलग अलग 2-3 किरानों की दुकान पर जाकर खरीदनी पड़ती थी वो भी इस एक पतंजलि के स्टोर पर आयुर्वेदिक तरीकों से मिलने लगी थी। मतलब कि आज इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आप सबको पतंजलि की मूंग की दाल से लेकर लेडीज की साड़ी और पुरुषों के स्पोर्ट वेयर्स के टी शर्ट्स भी मिलता है। अब आप लोग ही जरा बताओ कि इन सभी चीजों को बनाने में भी क्या इन्होंने कहीं पे भी आयुर्वेदिक चीजों का इस्तेमाल किया है। लेकिन कुछ भी कहो दोस्तों, इस आयुर्वेद के नाम पर बाबा रामदेव और पतंजलि की गाड़ी तो फुल स्पीड में चल रही थी। हर साल पतंजलि मार्केट में अपने दूसरे कॉम्पिटिटर्स को पीछे छोड़ते हुए एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग सेलिंग और नेट प्रॉफिट बना रहा था। लेकिन यहाँ पर ही दोस्तों कहानी में ट्विस्ट आता है। अब ये बात तो आप सभी लोगों को याद होगी कि कोविड के टाइम पर हमारे देश और पूरी दुनिया के हालात कैसे थे। इनफैक्ट पूरी दुनिया भर के देश इस वायरस की वैक्सीन को ढूंढ रहे थे। लेकिन इसी टाइम पर जून 2020 के आसपास बाबा रामदेव के पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड ने इस कोरोना वायरस से बचने के लिए अपनी एक कोरोनिल नाम की मेडिसिन को लॉन्च किया था। हालांकि तब उत्तराखंड के आयुष डिपार्टमेंट के मुताबिक इन्होंने पतंजलि की इस मेडिसिन को कोरोना वायरस के एक इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पर इसको लाइसेंस दिया गया था, ना कि इसके इलाज के तौर पर। सो यहाँ पर मैं सबसे पहले आप सभी लोगों को इन लाइसेंस को प्रोवाइड करने की पूरी मेथड को समझाता हूँ। अब मान लो कि आपको किसी दवाई या फिर कॉस्मेटिक चीजों को मार्केट में बेचना है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले आपके स्टेट के ड्रग यानी कि इन सभी दवाइयों की लाइसेंसिंग अथॉरिटीज के पास से आप जो चीज मार्केट में बेचना चाहते हो उसका लाइसेंस लेना पड़ता है। और जब ये सभी अथॉरिटी या अप्रूवल बेचकर आपको लाइसेंस प्रोवाइड करती है तभी जाके आप अपनी दवाइयों को मार्केट में बेच सकते हो। तो यहाँ पर पतंजलि के केस में भी उसका मेन हेडक्वार्टर हरिद्वार में होने की वजह से उनको उत्तराखंड की लाइसेंसिंग अथॉरिटीज के पास से इस कोरोनिल मेडिसिन का लाइसेंस दिया गया था। हाँ, मगर उस टाइम पर भी इस कोरोनिल को लेकर काफी वाद विवाद हुए थे। महाराष्ट्र की सरकार ने तो इस मेडिसिन पर बैन भी लगा दिया था। और इन्हीं सभी वाद विवाद और मुद्दों के चलते बाबा रामदेव ने यहाँ पर इस कोरोनिल मेडिसिन का दोबारा से रीलॉन्च किया था। मगर इस बारी दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस था, क्योंकि इस मेडिसिन के रीलॉन्च के प्रोग्राम में केंद्र सरकार के ही 2 मंत्री हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन जी और रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी इस कोरोनिल टेबलेट के एक मेगा रीलॉन्च में शामिल हुए थे। यहाँ तक कि दोस्तों इस लॉन्च में पीछे लगे हुए बैनर में भी ये बड़े बड़े अक्षरों में ये बात लिखी गई थी कि कोरोना की दवाई पतंजलि ने बनाई है। इनफैक्ट इस बारी भी इस मेडिसिन को कोरोना के एक इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पर ही लाइसेंस प्रोवाइड किया गया था, जिसके सारे लाइसेंसिंग के डॉक्यूमेंट्स को मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है। अब इन्होंने इस मेडिसिन को रीलॉन्च तो कर दिया, लेकिन इस बार भी इस टेबलेट के पूरे बनावट के फॉर्मूला में कोई चेंजेस नहीं किया गया था। बस इतना बताया जा रहा था कि इस टेबलेट में अश्वगंधा और तुलसी जैसे तत्व शामिल थे जो कोविड के एक नेशनल क्लिनिकल प्रोटोकॉल का हिस्सा थे। लेकिन इसके अलावा दूसरे किसी भी आधार जिसकी वजह से इस मेडिसिन को रीलॉन्च करना पड़ा था, तो उन सभी आधारों में बिना बदलाव किए इस मेडिसिन को कोरोना के इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पर लाइसेंस दिए गए थे। इनफैक्ट